इस वीडियो में हम लोग डीएवी क्लास 7 का साइंस पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि चैप्टर नंबर 17 को आज हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। इसका पार्ट 1 मैंने पहले ही अपलोड कर दिया था। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो इस वीडियो के पिन कमेंट में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अब आपको डीएवी ग्रुप पर हर क्लास और हर सब्जेक्ट के वीडियोस मिल जाएंगे। उसके लिए बस आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है। वहाँ पे मैंने सभी सब्जेक्ट के सभी वीडियोस को अच्छे से अरेंज करके रख दिया है। आप कभी भी किसी भी चैप्टर को आसानी से सर्च करके वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप पहली बार डीएवी ग्रुप पर पढ़ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी क्लास हो उसका एक नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो जल्दी से हम लोग माइंड मैपिंग पहले कर लेते हैं, ताकि हमें पता रहे कि कौन कौन सा टॉपिक्स हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पे कौन कौन सा टॉपिक्स है जो कि बचा हुआ है अभी। तो पिछले क्लास में यानी कि पार्ट 1 में हमने यहाँ तक के सभी टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद जितना सारा टॉपिक बचा हुआ है कोशिश करेंगे कि इसी पार्ट में हम लोग कंप्लीट कर लें। अगर एक दो टॉपिक रह जाता है तो उसको हम लोग थर्ड पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपके आसपास 9th और 10th के कोई स्टूडेंट्स हैं तो उनको आप हमारे दूसरे चैनल के बारे में बता सकते हैं। हमारे दूसरे चैनल का नाम है सिंप्लीफाइड, जहाँ पे जस्ट हमने अभी 9th और 10th का सिलेबस शुरू ही किया है। इस चैनल का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्यूजेस के बारे में। फ्यूज एक ऐसा चीज़ है जो कि हर घर में यूज होता है। हर इलेक्ट्रिक सर्किट को सेफ रखने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि हमने अभी क्या पढ़ा, ये इलेक्ट्रिक फ्यूज किस टॉपिक के अंदर में आ रहा है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर में आ रहा है। और हीटिंग इफेक्ट का ही एक एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फ्यूजेस, उसी के बारे में यहाँ पे पहले पैराग्राफ में लिखा है। वी नाउ नो दैट हीट प्रोड्यूस्ड इन अ वायर इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ करेंट फ्लोइंग थ्रू इट। हमने पढ़ा था वहाँ पे शुरू में ही कि अगर एक वायर से हम लोग करंट को फ्लो करवा रहे हैं ना तो उसमें हीट भी जनरेट होगा, वो गर्म भी हो जाएगा। और अगर हम लोग करंट की मात्रा को बढ़ाएंगे ना तो ये जो हीट है उसका भी मात्रा इंक्रीज हो जाएगा। जितना ज़्यादा करंट हम लोग फ्लो करवाएंगे उतना ही ज़्यादा हीट जनरेट होगा। लेकिन अगर हम लोग इस करंट की मात्रा को एक लिमिट से आगे बढ़ा दे तो क्या होगा, क्या आपने कभी सोचा है? अगर हम लोग एक लिमिट से आगे बढ़ाएंगे ना तो वो वायर इतना ज़्यादा गर्म हो जाएगा ना कि वो इवन मेल्ट भी हो जाएगा, वो वायर पिघल जाएगा। और इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम लोग क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूजेस बनाते हैं। जब उससे ज़रूरत से ज़्यादा करंट फ्लो करता है ना तो वो इलेक्ट्रिक फ्यूज जो होता है ना उसका वायर टूट जाता है और करंट के सप्लाई को बंद कर देता है, और जिसके कारण से हमारा जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है ना वो डैमेज नहीं होता है। अमाउंट ऑफ करंट यानी कि कितना करंट जाने से कोई भी मटेरियल मेल्ट हो जाएगा यानी कि पिघल जाएगा, वो किस पे डिपेंड करता है, वो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। आप जो वायर यूज़ कर रहे हैं ना वो वायर किस चीज़ का है उस पर डिपेंड करता है। अगर आप किसी ऐसे वायर को यूज़ कर रहे हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है तो वो कम करंट पर ही पिघल जाएगा। लेकिन अगर आप कोई ऐसा वायर यूज़ कर रहे हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है तो उससे जितना ज़्यादा हम लोग करंट फ्लो करवा सकते हैं करंट फ्लो हो जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करने के बाद ही वो पिघलेगा, बहुत जल्दी वो नहीं पिघलेगा। हम लोग इन्हीं सारे फैक्ट्स को ध्यान में रखकर इलेक्ट्रिक फ्यूजेस को डिज़ाइन कर सकते हैं। हमारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को जितना करंट चाहिए ना हम लोग बीच में वैसा वायर यूज़ कर देते हैं कि वो वायर उससे ज़्यादा करंट अगर फ्लो करेगा ना उस वायर से होकर तो वो वायर पिघल कर टूट जाएगा और इस डिवाइस तक इसके लिमिट से ज़्यादा करंट पहुंच ही नहीं पाएगा, जिसके कारण हमारा इलेक्ट्रिकल डिवाइस सेफ रहेगा। अब देखिए एक्टिविटी नंबर 3 में हम लोग को बताया गया है कि इलेक्ट्रिक फ्यूज एग्जैक्टली काम कैसे करता है। तो इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पिछला एक्सपेरिमेंट का फिगर में हम लोग को देखना पड़ेगा। यहाँ पे पिछले एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया था, बीच में नाइक्रोम का वायर हमने यूज़ किया था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को समझने के लिए। जब यहाँ पे हम लोग करंट को सप्लाई करवाए थे ना तो ये जो नाइक्रोम का वायर है ना ये गर्म हो गया था और यहाँ पे हम लोग को हीटिंग इफेक्ट देखने को मिला था। लेकिन हम लोग अगर यहाँ पे नाइक्रोम के वायर के जगह पे उल का स्ट्रैंड यानी कि ऊन का धागा अगर लगा दें तो क्या होगा, ऊन का धागा बहुत पतला होता है और उससे होकर बहुत कम अमाउंट ऑफ करंट जा सकता है। ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट को अगर हम लोग फ्लो करवाएंगे तो ये जो ऊन का धागा होगा ना वो क्या होगा, हीट होगा और वो पिघल जाएगा। और पिघलने के बाद क्या होगा, बीच से ब्रेक हो जाएगा और करंट यहाँ से पास करना बंद कर देगा। बिल्कुल इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल फ्यूज भी काम करता है। इलेक्ट्रिकल फ्यूज में हम लोग उस ऊन के रेशे को तो यूज़ नहीं करते हैं, हम लोग क्या यूज़ करते हैं, किसी ऐसे मटेरियल को यूज़ करते हैं जो कि एक लिमिट से ज़्यादा करंट पास करने ही ना दे। अगर लिमिट से ज़्यादा करंट जाए तो वो पिघल कर सर्किट को ब्रेक कर दे।
एग्जाम में आपको इलेक्ट्रिक फ्यूज़ को डिफाइन करने के लिए बोला जा सकता है, तो यहाँ पे इसका छोटा सा डेफिनेशन दिया गया है, इसको अंडरलाइन करके आप याद रखिएगा। यहाँ पे लिखा है एन इलेक्ट्रिक फ्यूज़ इज अ सेफ्टी डिवाइस। ये क्या है? एक सेफ्टी डिवाइस है, सेफ रखता है हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को, हम लोग पढ़े हैं। विच इज़ यूज टू लिमिट द करेंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। एक इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट की मात्रा को लिमिट करने के लिए, यानी कि एक लिमिटेशन लगाने के लिए कि इससे ज़्यादा करंट फ्लो ना कर सके, हम लोग इलेक्ट्रिक फ्यूज़ को यूज़ करते हैं। तो छोटा सा डेफिनेशन है, आप इसको याद रखिएगा। द पर्पस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज़, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का काम क्या होता है वो यहाँ पे इस वाले लाइन में आपको दिया गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। यहाँ पे बताया गया है कि अगर लार्ज अमाउंट ऑफ करंट किसी सर्किट से फ्लो करता है ना, उसके कारण बहुत ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट जनरेट होता है, सर्किट में हीट जनरेट होने लगता है, जिसके कारण से हमारा जो डिवाइस कनेक्टेड है ना वो डैमेज हो सकता है। और इसी डैमेज से बचाने के लिए, इसी डैमेज से सेफ गार्ड करने के लिए हमारे सर्किट को हम लोग बीच में इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ को यूज़ कर देते हैं, ताकि एक लिमिट से ज़्यादा करंट फ्लो करे तो सर्किट ब्रेक हो जाए और हमारा जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो उसमें जुड़ा हुआ है वो डैमेज नहीं हो। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को समझना है कि मैक्सिमम लिमिट क्या होता है। हर डिवाइस के लिए और हर सर्किट के लिए करंट का एक लिमिट होता है, जिस लिमिट के नीचे अगर हम लोग करंट को फ्लो करवाएंगे ना तो सेफली उससे फ्लो हो जाएगा। लेकिन अगर उस मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा करंट हम लोग फ्लो करवाना चाहें तो क्या होगा? वो जो डिवाइस होगा या वो जो सर्किट होगा ना वो डैमेज हो जाएगा। तो मैक्सिमम लिमिट को डिफाइन करने के लिए आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकते हैं, सिंपल लाइन है, आप इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ पे बताया भी गया है कि अगर हम लोग मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा करंट फ्लो करवाते हैं, मैक्सिमम लिमिट या सेफ लिमिट भी जिसको हम लोग बोलते हैं, उससे ज़्यादा अगर हम लोग करंट फ्लो करवाते हैं तो क्या क्या हो सकता है? हमारा जो डिवाइस है ना या हमारा जो सर्किट है वो ओवर हीट हो सकता है, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा गर्म हो सकता है। इसके अलावा उसमें आग भी लग सकती है, इतना खतरनाक हो सकता है ये हमारे लिए। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि हमारे सर्किट में मैक्सिमम करंट से ज़्यादा करंट कभी भी फ्लो ना हो, और उसी कारण से हम लोग क्या यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ को यूज़ करते हैं। किसी भी सर्किट में करंट जो है अपने मैक्सिमम लिमिट को 3 कारणों से क्रॉस कर सकता है, जिसमें कि पहला कारण है शॉर्ट सर्किट, दूसरा कारण है ओवरलोड और तीसरा कारण है इंसुलेशन ब्रेक डाउन। अब देखिए एक एक करके तीनों कारणों को समझते हैं। पहला जो कारण है वो है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट कहने का मतलब क्या हुआ? आप देखे होंगे कि कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, जैसे कि मान लेते हैं एक बल्ब है, बल्ब में 2 टर्मिनल आप देखे होंगे, एक टर्मिनल यहाँ पे, एक टर्मिनल यहाँ पे। जब दोनों टर्मिनल को हम लोग कनेक्ट करते हैं तभी बल्ब जलता है। अब ये दोनों टर्मिनल में जो वायर आया है, अगर इन दोनों के बीच कनेक्शन बन जाए तो क्या होगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। जब भी शॉर्ट सर्किट होता है तो सर्किट में करंट की मात्रा अचानक से बढ़ जाती है और उस कारण से करंट मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा हो जाता है सर्किट में। उसके बाद दूसरा रीजन है ओवरलोड। ओवरलोड कहने का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए कि आप 2 पतला वायर यूज़ कर रहे हैं किसी हैवी इक्विपमेंट को चलाने के लिए। एक वायर ये हो गया, एक वायर ये हो गया, और आप यहाँ पे एक हीटर जोड़ दिए हैं। तो हीटर को तो बहुत ज़्यादा करंट चाहिए और ये जो वायर है बहुत कम करंट को सेफली फ्लो करवा सकता है। तो हीटर क्या करेगा? इसी वायर से बहुत ज़्यादा करंट को ड्रॉ करने लगेगा, जिसके कारण से यहाँ पे वायर में हीटिंग होने लगेगा और इस केस में भी करंट जो है अपने मैक्सिमम लिमिट को क्रॉस कर देगा। तीसरा रीजन है इंसुलेशन ब्रेकडाउन। इंसुलेशन ब्रेकडाउन कहने का मतलब क्या हुआ? आप देखे होंगे कि वायर के ऊपर क्या होता है? कवरिंग होता है। अगर वायर के ऊपर का कवरिंग हट गया तो दोनों वायर टच हो जाएगा और उस कारण से भी करंट जो है मैक्सिमम लिमिट को क्रॉस कर जाएगा। अभी हम लोग पढ़े कि किसी भी सर्किट में या किसी भी डिवाइस में जब करंट मैक्सिमम लिमिट को क्रॉस कर जाता है तो वहाँ पे हम लोग को ओवर हीटिंग या इवन फायर भी देखने को मिल सकता है, वहाँ पे आग भी लग सकती है। तो ऐसे केस में हम लोग अपने डिवाइस को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? यूजिंग द इलेक्ट्रिक फ्यूज। उसी के बारे में यहाँ पे इस वाले पैराग्राफ में हम लोग को बताया गया है। इसको अच्छे से समझा देते हैं, आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। अभी हम लोग एग्जाम्पल में देखे थे कि अगर हम लोग 2 पतले वायर को लेकर उसमें हीटर कनेक्ट कर देते हैं तो हीटर इतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट को ड्रॉ करेगा ना कि ये दोनों वायर पिघल जाएगा। अगर हम लोग इसको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं तो हम लोग इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ को यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे? ध्यान से समझिए। मान लेते हैं ये पहला वायर है, बीच में हम लोग खाली छोड़ दिए, और ये दूसरा वायर है और यहाँ पे हम लोग हीटर कनेक्ट किए। अगर हम लोग इस खाली वाले जगह पे इससे भी पतला वायर एक कनेक्ट कर दें, जो कि इससे भी पतला है, ये जो वायर है इससे भी पतला है और ये जल्दी पिघलेगा अगर ज़्यादा करंट इससे फ्लो करेगा तो जब ये हीटर करंट को ड्रॉ करेगा ना, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट को ड्रॉ करेगा, तो हमारा मेन वायर को पिघलने से पहले ये जो छोटा सा वायर हम लोग बीच में लगाए हैं ना वो पिघल जाएगा और हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है वो पिघलने से, डैमेज होने से बच जाएगा। और बिल्कुल इसी तरीके से हमारा जो इलेक्ट्रिकल फ्यूज है हमारे पूरे घर के सर्किट को प्रोटेक्ट करके रखता है।
यहाँ पर फ्यूज़ का फोटो भी दिया गया है, फ्यूज़ कैसा होता है आप लोग देखे भी होंगे। इसमें दो टर्मिनल है, ये हो गया पहला टर्मिनल, ये हो गया दूसरा टर्मिनल। तो जब करंट को फ्लो करवाया जाता है ना तो इससे होकर करवाया जाता है, और इसके बीच ना एक बहुत पतला वायर होता है जो कि एक्स्ट्रा करंट को फ्लो करने ही नहीं देता है। जैसे एक्स्ट्रा करंट फ्लो होगा ये पिघलेगा और टूट जाएगा और करंट का सप्लाई बंद कर देगा। वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है, द मेल्ट डाउन एक्शन ऑफ ए फ्यूज वायर डिपेंड्स अपॉन इट्स करंट रेटिंग। मेल्ट डाउन जो होता है वायर का वो इस पे डिपेंड करता है कि वो कितना करंट को फ्लो करवा सकता है सेफली, और उसी करंट के वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, उस वायर का करंट रेटिंग बोलते हैं। यहाँ पे बताया गया कि हमारे फ्यूज़ का जो करंट रेटिंग है ना वो मैक्सिमम सेफ करंट रेटिंग से थोड़ा सा कम होना चाहिए। अब देखिए इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं कि आपका एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि 5 एम्पियर का करंट को झेल सकता है, सेफली 5 एम्पियर पे चल सकता है, लेकिन आपको इसको 5 एम्पियर से ज़्यादा करंट नहीं देना है। अगर आप देते हैं तो आपका ये डिवाइस डैमेज हो जाएगा। तो आपको कैसा करंट रेटिंग वाला फ्यूज़ वहाँ पे लगाना पड़ेगा, ऐसा फ्यूज़ यहाँ पे लगाना पड़ेगा जो कि 5 एम्पियर से कम करंट को ही झेल सकता है, यानी कि 4.5 मान लेते हैं। 4.5 एम्पियर करंट रेटिंग वाला हम लोग फ्यूज़ लगा दिए। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी इससे 4.5 एम्पियर से ज़्यादा करंट फ्लो करना चाहेगा तो ये फ्यूज़ क्या होगा, टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और उससे हमारा जो डिवाइस है हमेशा सेफ ही रहेगा। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि हर मटेरियल का जो मैक्सिमम लिमिट होता है वो अलग होता है, और इसी कारण से हम लोग अलग अलग मटेरियल से बने हुए फ्यूज़ को यूज़ करते हैं अलग अलग सर्किट्स में और अलग अलग अप्लायंसेस के लिए। जैसे कि अगर आप घर में देखेंगे ना तो फ्यूज़ आपका बहुत पतला होगा और वो अलग मटेरियल से बना होगा, लेकिन अगर आप पावर हाउस में देखेंगे ना तो वहाँ का फ्यूज़ का जो वायर होता है बहुत मोटा होता है और वो अलग मटेरियल से बना होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करवाया जाता है। इसका मैक्सिमम लिमिट बहुत ज़्यादा है, लेकिन घर का जो वायर है ना उसका मैक्सिमम लिमिट बहुत कम है, इसीलिए हम लोग अलग मटेरियल और अलग थिकनेस वाला वायर यूज़ करते हैं। यहाँ पे डू यू नो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट बताया गया है। यहाँ पे लिखा है कि करंट के कारण जो मेल्ट डाउन होता है ना वायर का वो उसके लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे कि यहाँ पे फ्यूज़ में हम लोग इतना छोटा वायर यूज़ किए, लेकिन इसके अलावा अगर हम लोग इतना लंबा वायर भी यूज़ कर लेते ना तो भी वो मैक्सिमम लिमिट को क्रॉस करने के बाद पिघल जाता। अगर ये पिघल जाता है 5 एम्पियर पे तो ये वायर भी 5 एम्पियर पे पिघल जाएगा। ऐसा नहीं कि इसका लेंथ बढ़ गया तो ये ज़्यादा करंट को फ्लो करवा लेगा, ऐसा नहीं है। आगे हम लोग को बताया गया कि फ्यूज़ के वायर को बनाने के लिए हम लोग कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं। इसको बनाने के लिए जनरली हम लोग एलॉयज़ का यूज़ करते हैं, प्योर मटेरियल कोई भी यूज़ नहीं करते हैं। एलॉयज़ कहने का मतलब क्या हुआ, जब दो अलग अलग मेटल को मिलाकर एक नया मेटल बना लिया जाता है ना तो उस नए मेटल को एलॉय बोलते हैं। यहाँ पे जो मेटल बनाया गया नया मेटल कौन है, टिन और लेड से बना हुआ नया मेटल है, जिसको जनरली हम लोग फ्यूज में इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि इसका रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होने का मतलब क्या हुआ, मेल्टिंग पॉइंट कम होगा तभी तो थोड़ा सा अमाउंट ऑफ करंट एक्स्ट्रा हुआ तो वो पिघल जाएगा और वो सर्किट को ब्रेक कर देगा। अब हम लोग को पढ़ना है कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स क्या होते हैं। इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं MCB, आपको ये याद रखना है। अब देखिए जो हम लोग ट्रेडिशनल फ्यूज़ यूज़ करते थे ना उसमें वायर लगा होता था, जैसे ये वायर टूटा तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वायर को रिप्लेस करना पड़ेगा ताकि हमारा डिवाइसेस हमारा सर्किट में फिर से काम हो सके। तो इस वायर को रिप्लेस करने में एक प्रॉब्लम आता था, अगर हम लोग पहले से मोटा वायर यहाँ पे यूज़ कर लिए ना तो यहाँ से ज़्यादा करंट भी फ्लो कर पाएगा और हमारा जो डिवाइस लगा हुआ है ना इससे वो डैमेज हो सकता है। अगर हम लोग पहले से पतला यहाँ पे वायर यूज़ कर लिए तो क्या होगा, यहाँ से बहुत कम ही करंट फ्लो करवाएगा। थोड़ा सा ज़्यादा करंट अगर हम लोग यहाँ पे यूज़ करने लगे, अगर कोई हैवी डिवाइस यहाँ पे हम लोग लगा दिए तो ये फ्यूज तुरंत उड़ जाएगा और हमारा कोई भी काम नहीं हो पाएगा। तो इन्हीं सारे प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, इन्हीं सारे प्रॉब्लम्स को देखते हुए MCB को डिज़ाइन किया गया। ये जो MCB होते हैं ना ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम नहीं करते हैं। इसमें कोई वायर नहीं लगा होता है कि एक्स्ट्रा करंट जाएगा तो वायर गर्म होकर पिघल जाएगा। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि फ्यूज किस इफेक्ट पे काम करता है और MCB किस इफेक्ट पे काम करता है, तो आपको आंसर करना पड़ेगा कि फ्यूज जो है ना हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करता है, और ये जो MCB है ना वो किस पे काम करता है, यहाँ पे लिखा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे ये काम करता है। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमने क्लास 6 में भी पढ़ा था, मैग्नेट्स चैप्टर में। वहाँ पे हमने देखा था कि जब किसी कंडक्टर से करंट फ्लो करता है ना तो वो जो कंडक्टर है ना मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। बिल्कुल इसी प्रिंसिपल पर ये जो MCB है ये काम करता है।
जब इसमें एक लिमिट से ज़्यादा करंट फ्लो करता है ना, तो यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, जिसके कारण से वो जो मैग्नेट यहाँ पे बन गया ना, वो मैग्नेट इस वाले स्विच को अपने आप ऑफ कर देता है और हमारा सर्किट ब्रेक हो जाता है और हमारा कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस डैमेज होने से बच जाता है। यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको 3 ही चीज़ याद रखना है। पहला तो ये है कि MCB का फुल फॉर्म क्या होता है। दूसरा आपको ये याद रखना है कि MCB को किसके अल्टरनेटिव के रूप में यूज़ किया जाता है। तो आपको आंसर करना पड़ेगा कि MCB को हम लोग फ्यूज़ के अल्टरनेटिव के रूप में यूज़ करते हैं। उसके बाद तीसरा आपका क्वेश्चन ये आ सकता है कि MCB जो होता है ना, किस इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करता है। तो आपको आंसर करना पड़ेगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे MCB काम करता है, और ये जो फ्यूज़ है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को पढ़ना है उसका टाइटल है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसका जितना बेसिक है वो तो हमने क्लास 6 में ही पढ़ लिया था, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग को बताया गया है। यहाँ पे शुरू में लिखा है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, पार्ट 1 से ही हमने शुरू किया था, और अभी जब हमने फ्यूज़ पढ़ा ना उसी के अंडर में आता है। उसके बारे में हमने अच्छे से समझा इस वाले इफेक्ट के बारे में, और इसका हम लोग अपने डेली लाइफ में क्या क्या यूज़ करते हैं और इसका क्या क्या एडवांटेजेस है, सब कुछ हमने यहाँ तक डिटेल में पढ़ा। अब यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या इलेक्ट्रिक करंट के कारण कोई और इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। तो बिल्कुल हाँ, देखने को मिलता है, और उस इफेक्ट का नाम क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट। क्लास 6 में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट के बारे में पढ़ा था, और साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा था कि मैग्नेट को हम लोग किस तरीके से बना सकते हैं। अब यहाँ पे आपको फिर से क्वेश्चन पूछा गया है, हैव यू एवर वंडर्ड एट पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग अ मैग्नेट विदाउट यूजिंग एनी मैग्नेटिक मटेरियल एट ऑल। यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप एक मैग्नेट बनाना चाहें तो बिना किसी दूसरे मैग्नेट का हेल्प लिए क्या आप मैग्नेट बना सकते हैं। तो हाँ, हम लोग बना सकते हैं। हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में। हम लोग क्या किए थे, एक आयरन कोर लिए थे, उस पर तार को लपेटे थे, और उसके बाद जब उस तार में हम लोग करंट को फ्लो करवाए ना, तो ये आयरन कोर जो है ना वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा था। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा कि यस, हम लोग कर सकते हैं। इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। क्या इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में कोई रिलेशन है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा हाँ, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म जनरेट कर सकते हैं। आगे यहाँ पे बताया गया हांस क्रिस्टियन ऑस्टेड एक साइंटिस्ट का नाम है, was first person to stabilize the relationship between these two। ये पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों के बीच में रिलेशनशिप स्टेबलाइज किया था। इलेक्ट्रिसिटी के कारण मैग्नेटिज्म हम लोग को देखने को मिल सकता है, उसके बारे में सबसे पहले इन्होंने ही बताया था। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में देखा था कि अगर एक करंट कैरिंग वायर, यानी कि अगर एक वायर से करंट फ्लो कर रहा है, उसके पास अगर हम लोग कंपास का नीडल लाते हैं तो उसमें हमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। कंपास का जो नीडल है वो हिलने लगता है। तो इसके कारण से हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के कारण मैग्नेटिक इफेक्ट भी जनरेट होता है। अब यहाँ पे एक्टिविटी नंबर 4 में वही वाला एक्सपेरिमेंट करके दिखाया गया है जो कि ऑस्टेड ने किया था। इसको हम लोग ऑस्टेड्स एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या है कि सिंपल एक सर्किट है, यहाँ पे बैटरी से एक वायर को जोड़ा गया है और यहाँ पे स्विच ऑन किया गया। जैसे स्विच ऑन होगा यहाँ पे करंट फ्लो करना शुरू करेगा, और इसी करंट के कारण ये जो कंपास का नीडल है ना उसमें हम लोग को डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, वो ऐसे ऐसे शेक करने लगेगा। तो इससे ये प्रूफ हो जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी के कारण मैग्नेटिक इफेक्ट हम लोग को देखने को मिलता है। उसी तरीके से एक और एक्सपेरिमेंट से हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। हमने क्लास 6 में क्या पढ़ा था कि अगर मैग्नेट के आसपास हम लोग आयरन फाइलिंग्स को डाल दें, लोहे का बुरादा डाल दें, तो वो एक पर्टिकुलर पैटर्न बना देता है। तो यहाँ पे भी पैटर्न बनना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, एक पेपर लेंगे और पेपर के बीच में एक होल बना देंगे और उससे वायर को पास करवा देंगे। अब देखिए क्या होगा, वायर से जब करंट फ्लो करेगा ना, तो यहाँ पे जो हम लोग मैग्नेटिक कंपास रखे हैं, कंपास जो रखे हैं उसका जो मैग्नेटिक नीडल है उसमें हमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर हम लोग इस पेपर पर लोहे का बुरादा डाल दें ना, आयरन फाइलिंग्स डाल दें, तो एक पर्टिकुलर शेप में अरेंज हो जाएगा, सर्कुलर शेप यहाँ पे बना लेगा और अरेंज हो जाएगा।
इससे ये प्रूव हो जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी के कारण मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होता है। वी कैन नाउ से इट इज पॉसिबल टू प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म विदाउट यूजिंग मैग्नेट। अब हम लोग बोल सकते हैं कि मैग्नेट को बिना यूज किए हम लोग मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं। अभी दो एक्सपेरिमेंट में हमने देखा। अ करेंट कैरिंग वायर ऑल्सो एक्ट्स लाइक अ मैग्नेट। अगर किसी वायर से करंट फ्लो हो रहा है तो वो भी मैग्नेट की तरह काम करता है एंड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक इफेक्ट्स, और मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो जनरेट करता है। क्वाइट लाइक अ बार मैग्नेट, जैसे एक बार मैग्नेट होता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से इसमें भी दो पोल जनरेट हो जाता है। वी कॉल दिस फेनोमेनन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट, और इसी फेनोमेनन को, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं। अब देखिए डू यू नो में हम लोग को बताया गया है कि इलेक्ट्रिक करंट के कारण जो मैग्नेटिज्म यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है ना, उसका मैग्नीट्यूड यानी कि उसकी मात्रा किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है। यहाँ पे पहला पॉइंट है इंक्रीजेस, यानी कि ये जो मैग्नेटिज्म है उसका मात्रा हमें ज़्यादा मिलेगा कब, विथ एन इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट की मात्रा को बढ़ाएंगे ना तो यहाँ पे हमें ज़्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ज़्यादा मैग्नेटिक बिहेवियर देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ अगर यहाँ पे दूसरा पॉइंट अगर हम लोग पढ़े तो इसमें बोला गया है डिक्रीजेस एज द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर इंक्रीजेस। अगर हम लोग वायर से दूर खड़े हो जाए ना तो हमें कम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी फील होगा, कम मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे कंपास को बहुत सटा के रखा गया है तो कंपास में बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा। कंपास को अगर हम लोग दूर रखेंगे तो बहुत कम डिफ्लेक्शन यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। तो फाइनली पूरे 2 पार्ट्स में हमने यहाँ तक के सभी टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको इस वीडियो के पिन्ड कमेंट में उसका लिंक मिल जाएगा, और अगर आपको इसका पार्ट 3 भी चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर बहुत सारे बच्चे बोलेंगे तो इसका पार्ट 3 भी हम बहुत जल्दी अपलोड कर देंगे। अगर आपको साइंस के किसी दूसरे चैप्टर का भी वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट को ओपन करने के लिए लेफ्ट साइड में क्लिक कीजिए, और इसके बाद वाला वीडियो देखने के लिए राइट साइड में क्लिक कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।